ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स। हमने डिस्कस किए थे, हमने एग्जामिनेशन पेशेंट की कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इन्वेस्टिगेशंस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द ओवरियन कैंसर। तो सिंपली आपको पता है किसी भी कैंसर को डायग्नोज करने के लिए जो कॉमन सी चीज़ें हैं वो चलती आ रही हैं पीछे से, कि हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कर लेंगे, हम CT MRI एक्सरे करवा लेंगे, अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे जो हमने ट्रांसवेजाइनल कर लिया। फिर हमारे पास कैंसर के लिए कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, उनको हम देख लेंगे। फिर वी हैव द जो है ट्यूमर मार्कर्स के साथ साथ बायोप्सी करवाते हैं। कैंसर का जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है दैट इज़ बायोप्सी, ठीक है। लेकिन जो इनिशियल टेस्ट होता है, ये तो नहीं है कि पेशेंट आपके पास आया तो आप इनिशियल टेस्ट उसका जो है बायोप्सी करवा लो क्योंकि यू नो दैट दिस इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। नहीं, जब आपके पास पेशेंट आएगा इनिशियल टेस्ट आप क्या परफॉर्म करोगे? ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, ठीक है। और फिर गोल्ड स्टैंडर्ड आपका बायोप्सी है। बायोप्सी आपका जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है, जिससे आपको एक्यूरेट डायग्नोसिस हो जाता है कि दिस इज़ द कैंसर, ठीक है। क्योंकि आप वो हिस्टोलॉजी देख रहे होते हो और आपको पता चल जाता है, नज़र आ रहा होता है कि कैंसरस सेल्स हैं, ठीक है। सो ओवरियन कैंसर की डायग्नोसिस में पेल्विक एग्जामिनेशन हमने कर ली, जिसमें हमें मैस फील हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर हम कर लेते हैं उसकी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, ठीक है। पेल्विक एग्जाम हमने कर लिया, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो है इट इज़ एक्चुअली द इनिशियल टेस्ट ऑफ चॉइस, ठीक है, जो हम परफॉर्म करते हैं। और उसमें हम देख रहे होते हैं ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में कि वो जो आपको ट्यूमर मास नज़र आ रहा है उसका साइज़ कितना है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, उसके अंदर सॉलिड एलिमेंट्स हैं कि नहीं, एक ही साइड पे ओवरी के एक ही साइड पे है या बायलेटरल है, ठीक है, कोई एसाइटिस तो नहीं है साथ में, ठीक है, या एक्स्ट्रा ओवेरियन डिजीज़ इंक्लूडिंग द पेरिटोनियल थिकनिंग हम देख लेंगे, ओमेंटल डिपॉजिट्स देख लेंगे, ठीक है। ओमेंटम होती है ना ऊपर की तरफ, वहाँ पे हम देख लेंगे, पेरिटोनियम को देख लेंगे। सो ये आपका जो है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो है वो इनिशियल टेस्ट ऑफ चॉइस होता है, इसमें आप उसको देख सकते हो। देन वी हैव द ट्यूमर मार्कर, ठीक है। ट्यूमर मार्कर जो हमारा होता है ना एपिथेलियल ट्यूमर्स, एपिथेलियल सेल ट्यूमर्स के लिए दैट इज़ CA-125, ठीक है। CA-125 होता है और CA-125 जो होता है ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक होता है एपिथेलियल। आपको UQ आया हुआ कि एपिथेलियल सेल ट्यूमर्स का ट्यूमर मार्कर क्या है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा हुआ है कि कौन सा ट्यूमर होता है, मार्कर होता है CA-125 होता है, ठीक है। लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक होता है क्योंकि CA-125 प्रेगनेंसी में भी ज़्यादा हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस में भी ज़्यादा हो सकता है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो हम जो है ये CA-125 ज़्यादातर प्रोग्नोसिस के लिए करते हैं कि सर्जरी हमने कर दी, उसके बाद फॉलोअप के लिए हम इसके लेवल्स डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर फिर भी ज़्यादा हो सर्जरी के बाद तो हम सोच सकते हैं कि अभी ट्यूमर अभी तक अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर सर्जिकल बायोप्सी होती है। सर्जिकल बायोप्सी में हम क्या करते हैं कि ऑब्वियसली बायोप्सी ले लेंगे हम, ठीक है। बायोप्सी जो है वो हमारी होती है और ज़्यादातर जो गुड साइट होती है ना बायोप्सी के लिए वो ओमेंटम होती है, ओमेंटम से हम बायोप्सी का सैंपल लेते होते हैं। ये अल्ट्रासाउंड या CT का एडेड बायोप्सी होती है, उसमें हम डिटेक्ट कर लेते हैं सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा CT MRI एब्डोमेन का करवा लेंगे और फिर चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे। मैंने आपको बताया कि प्लूरल फ्यूजन होती है, एसाइटिस होते हैं लोगों के अंदर, उनको चेक करने के लिए हम एब्डोमिनल भी करवाएंगे, एब्डोमेन का CT MRI भी करवाएंगे, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी करवाएंगे और चेस्ट एक्सरे भी करवा लेंगे, ठीक है। फिर आते हैं इकोकार्डियोग्राफी हम करवाते हैं, CBC करवाते हैं। आपका पूरी इन्वेस्टिगेशन का एक UQ आता होता है। तो इकोकार्डियोग्राफी हमने करवा ली, इसके साथ साथ हमने करवा लिया क्या, इको क्यों करवाई, देखें लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं, साथ में हार्ट भी इफेक्ट हो सकता है, तो इकोकार्डियोग्राफी। देन CBC हम करवा लेंगे पेशेंट के अंदर, ठीक हो गया, क्योंकि उसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी है। तो फिर यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लेंगे रीनल फंक्शन टेस्ट चेक करवाने के लिए, और फिर LFTs करवा लेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर को चेक कर लें आप, ठीक है। फिर आप पैरासेंटिसिस कर लें। पैरासेंटिसिस मतलब वो जो एसाइटिस है उसका फ्लूइड निकाल के सैम्पलिंग ले लें, सैंपल ले लेंगे एसाइटिक फ्लूइड का, और फिर प्लूरल जो है फ्लूइड उसकी भी एस्पायरेशन करके हम साइटोलॉजी के लिए भेज देंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशंस आपके पास कितनी ज़्यादा आ गई हैं ना, 3 तो आपने मस्ट याद रखनी है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड,
ट्यूमर मार्कर्स बायोप्सी, ठीक है। फिर हमारी जो है नॉन स्पेसिफिक मतलब दूसरी आ जाती हैं CBC इलेक्ट्रोलाइट्स, CBC है यूरिया एंड क्रेटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स है, और आपके LFTs हैं, और फिर आपके जो है CBC ईको है, पैरासेंटिसिस है, प्लूरल जो है एस्पायरेशन है फॉर साइटोलॉजी, ठीक है, ये आप भेज दोगे। सो ये सारी आपकी जो है इन्वेस्टिगेशंस आ जाती हैं। ये आपका बुक का टेबल बना हुआ है, इसमें से MCQ बनते हैं। एक हमने बात कर ली जो CA 125 है, ठीक है, ये एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर में होता है या बॉर्डर लाइन ओवेरियन ट्यूमर्स में होता है, ठीक है। तो ये आपका UQ भी आया हुआ है, मैं आपको बता दी कि CA 125 याद रखना है। दैन CA 19-9, ठीक है, ये वाला जो होता है ये भी एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर में होता है, ठीक है, और म्यूसिनस में बॉर्डर लाइन ओवेरियन ट्यूमर्स में भी होता है। तो CA 125 सीरस के केस में होता है, और जो 99 है ये म्यूसिनस के केस में होता है, बॉर्डर लाइन ट्यूमर्स के लिए। देन इनहिबिन जो होता है ये ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर्स रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। देन जो ह्यूमन क्रोनिक ग्रेनेट्रोफिन है ये हमने याद किया था C और D, ठीक है, कोरियोकार्सिनोमा और डिस्जर्मिनोमा। और जो अल्फा फीटोप्रोटीन है, ठीक है, ये क्या है, ये हमने देखा था एंडोडर्मल यॉर्क और टेराडोमा, ठीक है। तो ये MCQs के लिए आपने सारे टेबल जो है ना ये अच्छी से याद रख लेना। तो ये हमारी हो गई इन्वेस्टिगेशंस। अब जो हमारा CT MRI होता है वो एक्चुअली आपको बता रहा होता है कि हमारी जो है वो एक्स्ट्रा पेल्विक डिजीज़ है, उसकी स्टेजिंग क्या है, ट्यूमर हमारा किस स्टेज पे है, ठीक है, ये सब कुछ हमारा जो है CT MRI करवाते हैं तो उससे हमें पता चल रहा होता है। तो अब हमने जो है वो स्टेजिंग देख लेते हैं। स्टेजेस आपकी ये हैं, UQ में तो नहीं आए हुई, एंडोमेट्रियल कैंसर की आई हुई है, वो हमने डिस्कस की थी, लेकिन हम इसको एक दफ़ा देख लेंगे ताकि अगर आती हैं कोई तो हम उसको याद रख सकें, ठीक है। तो इसको भी इस तरह याद कर लें, ओवरी में है सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है। देन 2 में क्या होगा, वो पेल्विस में चला जाएगा, ठीक है। और 3 में क्या होगा कि वो जो है हमारी जो पेरिटोनियम एब्डोमेन में चला जाएगा, मतलब एब्डोमिनल पेरिटोनियम में होगा, ठीक है, या साथ वो लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर सकता है। और जो 4 होगी वहाँ पे वो डिस्टेंट मेट्स होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 ओवरी, पेल्विस, एब्डोमिनल पेरिटोनियम, लिम्फ नोड्स, ठीक है, और फिर डिस्टेंट मेट्स, ठीक है। अब हम सबसे पहले स्टेज 1 की बात करते हैं। स्टेज 1A सिंपल, ये बहुत आसान है। देखिए 1A में जो है एक ओवरी इन्वॉल्व होगी, 1B में दोनों ओवरीज इन्वॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और क्योंकि ये ओवरी में ही है, ओवरी से बाहर कहीं भी नहीं जाएगा, तो स्टेज 1A में एक ओवरी, स्टेज 1B में 2 ओवरीज, और स्टेज 1C में क्या होगा कि वो जो ओवरी का कैप्सूल होगा ना, बाहर वाला जो हमने देखा था स्ट्रक्चर में, उसको वो इन्वेड कर लेगा, ठीक है। तो कैप्सूल जो है वो उसकी सरफेस पे आ जाएगा, या कैप्सूल को रप्चर कर भी सकता है। जब कैप्सूल को रप्चर करेगा तो वहाँ पे एसाइटिस भी होगी, ठीक है, एसाइटिस हो भी सकती है। तो ये सब कुछ कि वो सरफेस पे आ जाएगा, ओवरी की बिल्कुल जो बाहर वाली सरफेस है वहाँ पे आ जाएगा ट्यूमर, पहले वो अंदर था, ठीक है। तो 1A एक ओवरी है, 1B 2 ओवरीज है, और 1C क्या है कि उसने ओवरी की सरफेस पे आ जाना है, ठीक है, होगा वो ओवरी में ही। फिर स्टेज 2A है, इसमें हमने बात की कि क्या होता है स्टेज 2 में कि वो पेल्विस में जाता है। तो पेल्विस में 2A में क्या होगा, आपको क्या नज़र आ रहा है 2A में, फेलोपियन ट्यूब की तरफ जा रहा है ना। तो 2A में क्या होगा कि वो ट्यूब्स की तरफ जा सकता है, या जो पास यूट्रस पड़ी हुई है वहाँ पे जा सकता है, ठीक है। पेल्विस में उसने जाना है, पेल्विक के जो ऑर्गन्स हैं मतलब यहीं पे रहना है, पेल्विस में जाना है। स्टेज 2B में क्या होगा कि वो बाउल और ब्लैडर में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस चेक करें कि जब हमने एंडोमेट्रियल कैंसर पढ़ा था तो वो 4th स्टेज में जाके बाउल और ब्लैडर में गया था, यहाँ पे वो 2 में ही चला गया। क्यों? क्योंकि ओवरी के बिल्कुल साथ ही जो है वो हमारी बाउल पड़ी हुई है, ठीक है, इस वजह से। तो जो है हमारे जो 2B होगा इसमें वो अदर पेल्विक ऑर्गन्स मतलब बाउल एंड ब्लैडर में चला जाएगा, ठीक है। और फिर 2C होती है, 2C पे क्या है वही है सेम जो हमने पहले देखा था कि वो जो है हमारे
एसाइटिस करवा देगा और कैप्सूल को रप्चर करवा देगा। ठीक है। देन वी हैव द 3 स्टेज। 3 स्टेज में क्या था, वो एब्डोमिनल पेरिटोनियम में चला गया। ठीक है। तो 3A में क्या होगा कि वो हमें कैंसर सेल्स जो है वो हमारे जो है वो सिर्फ माइक्रोस्कोप में सिर्फ हमें क्या नज़र आ रहे होंगे, माइक्रोस्कोप में नज़र आ रहे होंगे। ठीक है। 3A में क्या है कि वो हमारे हिस्टोलॉजिकली जो है माइक्रोस्कोप में सिर्फ नज़र आएंगे, और जो 3B होगा वो हमारे जो है वो ग्रॉसली तो नज़र आना शुरू हो जाएंगे लेकिन 2 सेंटीमीटर से कम होंगे। ठीक है, एब्डोमेन के अंदर। और 3C में क्या होगा कि वो हमें 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा के होंगे और लिम्फ नोड्स भी उसमें आ जाएंगे। इसमें हमने ये देखा था ना, एब्डोमेन प्लस लिम्फ नोड्स। तो एब्डोमेन में अगर तो वो माइक्रोस्कोपिकली विजिबल हैं तो 3A होगा, अगर वो 2 सेंटीमीटर से छोटे हैं तो 3B होगा, अगर वो 2 सेंटीमीटर से बड़े हैं तो 3C होगा, और साथ में लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व भी किया हो सकता है। देन वी हैव द फोर्थ जो है उसमें कोई फर्दर ABC नहीं है। जो हमारा है फोर्थ, उसमें डिस्टेंट मेट्स है। ठीक है। तो सिंपली बात करें, देखिए वन में क्या था, 1 ओवरी, 2 ओवरीज, देन द सरफेस। ठीक है। 2 में क्या था कि वो फ्लोपियन ट्यूब को, यूट्रस को इन्वॉल्व कर लेगा, फिर क्या होगा कि वो बाउल एंड ब्लैडर में चला जाएगा, और फिर क्या है कि वो एसाइटिस करवा देगा। ठीक है। देन 3 है, उसमें एब्डोमेन में जाना है, उसने लिम्फ नोड्स में जाना है। तो 3A में माइक्रोस्कोपिकली, 3B में वो हमारे 2 सेंटीमीटर से छोटा, 3C में वो 2 सेंटीमीटर से बड़ा, और फिर लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर लिया। और 4 जो है वो सिंपली ये है कि उसने डिस्टेंट मेट्स क्रिएट कर देने हैं। ठीक है, जिसमें वो जो है वो प्लूरल फिल्म भी करवा देगा और सारा कुछ ठीक हो गया। अब बस हमारा इसका ट्रीटमेंट रह गया, फिर इसके थोड़े से यूक्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैनेजमेंट हमने करनी होती है, आपकी बुक में मैनेजमेंट इसकी जो है बहुत अजीब किस्म की लिखी हुई है, समझ नहीं आती कैसे याद रखना है। तो इसकी कुछ इस तरह से याद करने का तरीका है। देखिए, सबसे पहले हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं, हमने सर्जरी करनी है पेशेंट की। ठीक है, एनेस्थीसिया देंगे, उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, स्पेशलिस्ट और ऑनकोलॉजिस्ट। ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट ऑनकोलॉजिस्ट होना चाहिए। देन द स्टेज हम एक्यूरेटली देखें कि पेशेंट की जो ओवरी का कैंसर है वो कौन सी स्टेज पे है। जैसे अभी हमने स्टेज डिस्कस की, रिमूव ऑल द विजिबल ट्यूमर, जो आपको विजिबली ट्यूमर नज़र आ रहा है उसको आपने रिमूव कर देना है। ठीक है। देन वर्टिकल इंसिजन देना है ताकि आपको अच्छे से सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो विजिबल हो जाए। ठीक है, क्योंकि ओवरी का कैंसर है और वो बाउल, ब्लैडर, ओमेंटम, फिर हमारी जो स्प्लीन है वहाँ पर, फिर हमारी जो है पेरिटोनियम उसके अंदर गया हो सकता है। ठीक है, मतलब इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स में फैला हो सकता है। तो वर्टिकल इंसिजन से हमें ब्रॉड व्यू मिल जाएगा। ठीक हो गया। देन एसाइटिस एंड पेरिटोनियल वॉशिंग्स आर सैम्पल्ड, कि हमने जब एब्डोमेन खोला तो उसमें हमें एसाइटिस नज़र आई या हमें पेरिटोनियल की कोई भी वॉशिंग्स नज़र आई, हमने उनका निकालना है, सैंपल लेना है, साइटोलॉजी के लिए भेज देना है। ठीक है, ये हम क्यों भेजते हैं कि हमने जब कैंसर को, विजिबल ट्यूमर को रिमूव कर दिया तो हमने ये देखना है कि क्या है, मतलब और तो नहीं है कहीं। ठीक है, सैम्पलिंग करनी है। तो सबसे पहले होता है जो मेन स्टे ट्रीटमेंट का होता है, आपने यही चीज़ें इस तरह से जो है वो नोट्स बना लेने हैं या ये वाले आप सेव कर ले पिक्चर्स। ठीक है, कि सबसे पहली चीज़ है जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो क्या है कि हम पेशेंट की हिस्टेरेक्टमी कर दें और बायलेटरल सेलपिंजोफ्रेक्टमी कर दें, मतलब उसका यूट्रस निकाल दें, दोनों ट्यूब्स निकाल दें और ओवरी निकाल दें, और फिर हम डी बल्किंग करें। डी बल्किंग क्या है कि जो इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स हैं, कि अगर वो ओमेंटम में गया है तो ओमेंटेक्टमी कर दें, ओमेंटम निकाल दें। जो कॉलॉन है जिसमें वो इन्वॉल्व हो गए उसकी कॉलॉन की रिसेक्शन कर दें, स्प्लीन नेक्टमी कर दें, जो लिम्फ नोड्स हैं उनको रिमूव कर दें इर्द गिर्द वाले। सारा कुछ लेप्रोस्कोपी के थ्रू कर रहे होंगे और सैम्पलिंग साथ साथ कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये पहली चीज़ याद हो गई कि हमने फ़र्स्ट पे क्या करना है कि मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। हमने यूट्रस निकाला, दोनों ओवरीज, दोनों फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है,
हिस्टेक्टमी प्लस बायलेटरल सल्पिंजोफ्रेक्टमी प्लस डी बल्किंग। डी बल्किंग में हमने क्या क्या किया, ओमेंटेक्टमी, कॉलन रिसेक्शन, स्प्लीनेक्टमी, लिम्फ नोड रिमूवल प्लस सैम्पलिंग। सेकेंड चीज़ देखते हैं, अगर एक पेशेंट कह रही है आपको कि मैंने फर्टिलिटी प्रिजर्व करनी है, तो क्या आप उसके यूट्रस, उसकी दोनों फ्लोपियन ट्यूब्स और दोनों ओवरीज निकाल सकते हो? नहीं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये भी तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि अगर पेशेंट फर्टिलिटी प्रिजर्व करना चाहती है, या हमारा ट्यूमर अर्ली स्टेज में है, या ये कि हमारा ट्यूमर बॉर्डर लाइन पे है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक साइड की सल्पिंजेक्टमी कर दें, ठीक है। एक साइड की फिलोपियन ट्यूब, एक साइड की ओवरी निकाल दें, ताकि अगर उसने फर्टिलिटी रखनी है तो उसकी दूसरी साइड की जो है ट्यूब और ओवरी हो उसके पास। तो इस केस में हम क्या करेंगे, व्हेन देयर इज़ अर्ली ट्यूमर, बॉर्डरलाइन ट्यूमर और द फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन इज़ नीडेड, देन वी विल डू व्हाट, यूनिलेटरल सल्पिंजोफ्रेक्टमी। लेकिन इसका रिलैप्स का रेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और फिर साथ साथ क्या करेंगे, उस साइड की ही ओमेंटेक्टमी करेंगे। सिर्फ फेलोपियन और ओवरी को निकालने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओमेंटेक्टमी, पेरिटोनियल बायोप्सीज ले लेंगे, और जो नोड्स होंगे वहाँ पे पेल्विक या पैरा एओर्टिक, उनकी डायसेक्शन करेंगे और एंडोमीट्रियल की सैम्पलिंग ले लेंगे, ठीक है। देन आता है कि अगर पेशेंट अनफिट है, उसकी सर्जरी नहीं हो सकती, या वो अनविलिंग है कि मैंने नहीं करवानी सर्जरी, या ये कि डी बल्किंग हम नहीं कर सकते, मतलब वो जो मेंटम पहले हम निकाल रहे थे, स्प्लीन निकाल रहे थे, ठीक है, पेरिटोनियल रिसेक्शन कर रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे हम, अब वो नहीं कर सकते, डी बल्किंग नहीं कर सकते, सर्जरी नहीं कर सकते, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब ओवरीज को नहीं निकाल सकते, तो फिर क्या करेंगे? फिर ऑब्वियसली सर्जरी के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, कीमो का, प्राइमरी कीमोथेरेपी, ठीक है। तो अगर हम प्राइमरी कीमोथेरेपी पेशेंट को दें और अच्छा रिस्पांस आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उसको 3 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी देंगे, ठीक है, 3 दफ़ा उसको कीमोथेरेपी देंगे, ठीक है। और फिर अगर तो कीमोथेरेपी से बहुत अच्छा रिस्पांस आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसकी सर्जरी करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो रेजिडुअल मास रह गया है उसको निकाल दिया जाए। सर्जरी करने की कोशिश मतलब अगर वो अनफिट है जिसकी वजह से हम सर्जरी नहीं कर सकते, तो हम उसको फिट करेंगे। अगर वो अनविलिंग थी कि मैंने सर्जरी नहीं करनी, उसको काउंसिल करेंगे और किसी ना किसी तरह डी बल्किंग करने की कोशिश करेंगे, ताकि क्योंकि हमने देखा प्राइमरी कीमो से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, पेशेंट की लाइफ सेव हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, उसको सर्जरी जो है वो करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि रेजिडुअल डिजीज़ भी ख़त्म हो जाए। और फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड लुक सर्जरी करेंगे। सेकेंड लुक सर्जरी क्या है कि प्लान लेप्रोटमी करेंगे एट द एंड ऑफ कीमोथेरेपी सेशन जो हमने दिए, टू असेस एंड रिसेक्ट एनी रेजिडुअल डिजीज़। दिस इज नोन एज सेकेंड लुक सर्जरी। अगर पेशेंट को रिलैप्स हो जाता है, फॉर एग्जांपल उसको हमने सर्जरी की और रिलैप्स हो गया, दोबारा से कैंसर हो गया, या ये कि हमने एडजुवेंट थेरेपी देनी है, मतलब सर्जरी के साथ साथ या बाद में कीमोथेरेपी देनी है, तो हम क्या देंगे, मतलब कि कोई चीज़ देनी है हमने, तो दैट विल बी प्राइमरी कीमोथेरेपी, ठीक है। तो जो हमारी कीमोथेरेपी होती है उसमें जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो टोपोटिकन है और डॉक्सोरोबिसिन है। फर्स्ट लाइन हमारी जो होती है इसमें, दैट इज़ कीमोथेरेपी प्लस प्लैटिनम कंपाउंड्स। प्लैटिनम कंपाउंड्स में कौन सी चीज़ आती है, पैसिलिटैक्सिन। ये क्या करती है कि जो हमारे सेल्स होते हैं उनकी माइक्रोट्यूब्यूल्स को डैमेज करती है, जिसकी वजह से सेल्स जो है रेप्लिकेट और डिवाइड नहीं कर सकते और फिर वो कैंसर सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। तो प्लैटिनम कंपाउंड्स में क्या है, पैसिलिटैक्सिल है, लेकिन ये क्या करते हैं, हेयर लॉस, पेशेंट का सारी बॉडी के हेयर लॉस हो जाता है। अच्छा, प्लैटिनम कंपाउंड्स मोस्टली नहीं यूज़ किए जाते बिकॉज इट कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो वी हैव द ऑप्शन कीमो प्लस प्लैटिनम कंपाउंड्स। एंड पे रिवाइज करवाती हूँ। देन एक ऑप्शन होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्लैटिनम कंपाउंड्स दें, मोनोथेरेपी। अगेन वही प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली क्रॉस लिंक करते हैं डीएनए स्ट्रैंड्स को, और जो हमारी सेल रेप्लिकेशन होती है उसको रेस्ट करते हैं। और इसमें भी यूज़ द कार्बोप्लेटिन, ये लेस रीनल टॉक्सिक होता है और लेस नॉजिया करवाता है देन द सिस्प्लेटिन।
ऊपर हमने टोपोटिकन देखा था, ठीक है, और डोक्सोरिबोसिन देखा था, और एक आपके पास आ जाता है कार्बोप्लेटिन। देन 7th ऑप्शन आपके पास होता है कि आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ दें अलॉन्ग विद द दीज इन कॉम्बिनेशन विद द कार्बोप्लेटिन एंड पैसिलिटैक्सिल, ठीक है, मतलब कीमो और प्लैटिनम कंपाउंड्स के साथ साथ आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे सकते हो, दैट इज़ द बेवैसिजुमैब। बेवैसिजुमैब क्या करता है कि VEGF को इनहिबिट करता है, और जो कैंसर सेल्स को ब्लड सप्लाई मिल रहा होता है वो नहीं मिलता, एंजियोजेनेसिस नहीं होती, तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शंस हमने डिस्कस किए? ये एनेस्थीसिया, गायनोकोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, स्टेज एक्यूरेटली किया, सारा विजिबल ट्यूमर रिमूव किया, फिर वर्टिकल इंसिजन दी और सारी सैम्पलिंग कर ली। मेन स्टे क्या है? हिस्टेक्टमी, बायलेटरल सेल्फिंजियोफ्रेक्टमी, डीबल्किंग, ओमेंटेक्टमी, कॉलोन रिसेक्शन, स्प्लीनेक्टमी, लिम्फ नोड रिमूवल एंड सैम्पलिंग। फिर क्या है, अगर पेशेंट फर्टिलिटी प्रिजर्व करना चाहती है, अर्ली ट्यूमर है या बॉर्डरलाइन ट्यूमर है, तो हम एक साइड की यूनिलेटरल सेल्फिंजियोफ्रेक्टमी करेंगे, लेकिन इसका रिलैप्स ज़्यादा है। साथ में ओमेंटेक्टमी, पेरिटोनियल बायोप्सीज और नोड डाइसेक्शन, एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करेंगे। अगर पेशेंट अनफिट है, अनविलिंग है, डीबल्किंग नहीं कर सकते, प्राइमरी कीमोथेरेपी देकर देखेंगे, अगर तो अच्छा रिस्पॉन्स आता है 3 साइकिल्स देंगे और फिर सर्जरी करने की कोशिश करेंगे ताकि रेजिडुअल डिजीज़ को ख़त्म किया जा सके, और जो सर्जरी की जाती है दैट इज़ सेकेंड लुक सर्जरी। फिर हमारे पास ये भी ऑप्शन हो सकता है कि हम प्राइमरी कीमोथेरेपी दें उस केसेस में जब रिलैप्स हो जाए या एडजंक्टिव थेरेपी देनी पड़े। फिर हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि हम कीमोथेरेपी के साथ साथ प्लैटिनम कंपाउंड्स को कंबाइन करके दें, उसमें भी हैव द डिफरेंट ऑप्शंस। और ये भी ऑप्शन हो सकता है कि हम खाली मोनोथेरेपी दें प्लैटिनम कंपाउंड्स की, या वी हैव द ऑप्शन कि हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को साथ दे दें लाइक बेवैसिजुमैब टू इनहिबिट द एंजियोजेनेसिस, ठीक है। और फिर ये सब कुछ करने के बाद फॉलोअप होता है हमारा, और फॉलोअप हम किससे चेक करते हैं? CA-125 से, ठीक है। और प्रोग्नोसिस जो होता है इसका वो डिपेंड करता है कि स्टेज ऑफ डिज़ीज़ क्या है, वॉल्यूम क्या है ऑफ द रेजिडुअल डिजीज़, और हिस्टोलॉजिकल टाइप एंड ग्रेड ऑफ ट्यूमर क्या है, और एज और प्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट से हम इसके यूक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं।